बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने आज दोबारा एक दफ़ा फिर बड़े पुरएतमाद अंदाज में ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून में से शीन निकल चुकी है और अपने इस मौक़िफ़ की तायीद में उन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहबा के एक हालिया बयान का हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं वही बात दुरुस्त है। तो एक तरफ शहबाज शरीफ साहब जो आने वाला बजट सेशन है, इस बजट सेशन में अपोजिशन को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत के वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि नून में से शीन निकल चुकी है। तो बात किधर जा रही है? और कुछ नए बिल जो हैं उनके भी ड्राफ्ट तैयार हो चुके हैं, कुछ ऑर्डिनेंस हैं उनके भी ड्राफ्ट तैयार हो चुके हैं, उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फ़रख हबीब साहब, वज़ीर ममलकत बराए इत्तलात व नशरियात, खुर्रम दस्तगीर खान साहब मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली और साबिक़ वफाकी वज़ीर, और अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब जो कि हाल ही में कराची से पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। मंदोखेल साहब आपको मुबारक भी हो। सबसे पहले मैं आपको चाहूँगा कि आप सुने कि आज जो शेख रशीद साहब ने कहा है शायद हक्कान अब्बासी साहब के हवाले से, तो शायद हक्कान अब्बासी साहब और शेख रशीद साहब की बात कितनी मिलती है या नहीं मिलती? अभी आपको निकली हुई नजर नहीं आती नून से शीन? उसने कहा मरियम साहबा ने शायद खाकान अब्बासी ने जो कहा ठीक है। उसने कहा जब तक अगर पीपल्स पार्टी आएगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और निकलना क्या मद्दा के मौले का गंडासा निकले तो निकलना होता है। आपकी और शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी में कोई फर्क तो नहीं है? नहीं, कोई फर्क नहीं है। शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, पीडीएम में वही पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। शायद अब्बासी जब बात करता है तो पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से बात करता है पीडीएम के मामले पर। पीडीएम के हवाले से शहबाज शरीफ साहब का फैसला भी यही है कि जब तक एतमाद को बहाल नहीं करेंगे उनकी जगह पीडीएम के अंदर नहीं है। ये बात बिलावल साहब को समझ लेनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि जो बात आप कह रहे हैं ये शहबाज शरीफ साहब की भी यही पॉलिसी है? बिल्कुल यही पॉलिसी है जी। फ़रख हबीब साहब, बजाय के वफाकी वज़ीर दाखिला जो है वो अपनी कारकर्दगी बताएं, हुकूमत की परफॉर्मेंस पर बात करें, वो नून में से शीन निकालने पे उनका ज़्यादा जोर है। देखिए हमारा तो कोई जोर नहीं है, नून का अपना ही जोर है। नून वाले जो है वो इस किस्म के मामलात कर रहे हैं कि आप देखें कि नज़र आ रहा है कि एक पीडीएम पार्लियामेंट्री बन गई है। एक पीडीएम वो है जो कि मरियम साहिबा लीड कर रही हैं, जिनके अंदर फजलुर रहमान साहब मौजूद हैं। और जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं, देखें बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि पीडीएम में शायद खाकान अब्बासी, फजलुर रहमान, इन लोगों ने एक मुतालबा रखा था पीपल्स पार्टी से कि आप माफ़ी मांगें कि जो आपने हमारे साथ सेनेट में किया। अगर तो वो माफ़ी मांग ली गई है तो यहाँ तो शहबाज शरीफ उस माफ़ी के मुतालबे से एग्री नहीं करते, इस वजह से उन्होंने सबको इकट्ठा कर लिया, पीडीएम सारी को उन्होंने अपनी पीडीएम बना ली है, उन्होंने अपनी पीडीएम बना ली है। तो इख्तलाफ तो नज़र आ रहा है, खुल के नज़र आ रहा है। और उन्होंने कहा कि जहाँ शहबाज शरीफ वहाँ मेरा क्या काम है। ठीक है, यानी ये इन चीज़ों के ऊपर तो कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन ये नज़र तो आ रही है ना, ये मीडिया पे आ रही है। अच्छा, और खुर्रम दस्तगीर खान साहब कि ये भी एक बात की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून लंदन दो अलग-अलग सियासी जमातें बन चुकी हैं। पीटीआई में से टी निकल गया है, उसकी फिक्र नहीं है इनको। टी से तरीन बनता है ना, कोई नहीं निकला, वो रोज कहते हैं हम पीटीआई के साथ हैं। उसकी फिक्र नहीं है। टाइटैनिक डूब रहा है, लेकिन बजाय ये कि उसमें इनकी नालायकी के और माफिया परस्ती के बड़े बड़े शगाफ हैं, उसको नहीं भरना। दूरबीनें दिखा के देख रहे हैं कि वो नून कहाँ जा रही है। भाई आप पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, आपका अपना बेड़ा गर्क हो गया है। एनआरओ दे दे कर कहते हैं कि हम कहते थे नहीं दूंगा। पहले एमक्यूएम को दिया जो फाशिस्ट थे इनकी नज़र में, फिर कहा जी पंजाब के बड़े डाकू हैं उनको दिया, जो भी हुकूमत लेने के लिए चाहिए। अब क्या जहांगीर तरीन को एनआरओ नहीं दिया? क्या हैसियत है? बड़े रिस्पेक्टेबल सेनेटर साहब हैं अली ज़फ़र साहब, लेकिन क्या उन्होंने खुद कहा है कि उनकी रिपोर्ट की कोई हैसियत नहीं है कानूनी? नहीं, अभी रिपोर्ट आई भी नहीं है। हाँ नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं रिपोर्ट जो भी दूं उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो ये कहाँ से, क्या अली ज़फ़र जो है वो एफआईए को सुपरसीड कर रहे हैं? तो मेरी गुजारिश है कि मुस्लिम लीग नून का जो नून है मोहम्मद नवाज शरीफ, उसके ऊपर सब मुतफिक हैं। ठीक है, उसकी लीडरशिप में सब लोग हैं। यहाँ इनको ये फिक्र करनी चाहिए कि ये जो टी निकला है, जो कहे कि जी हम इनके साथ हैं, लेकिन टी की ने, देखिए मैं आपको एक स्ट्रेटजी की बात सिंपल बताऊंगा कि आपने किसी भी शख्स की जो ताकत का अंदाज़ा है उसकी सलाहियत से लगाया जाता है, उसके बयानात से नहीं लगाया। और टी जो निकला है पीटीआई में से, उसकी ये सलाहियत है,
उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वफाक और सूबा पंजाब की दोनों हुकूमतें गिर सकती। लेकिन जब तक मुस्लिम लीग नून जो है वो पीटीआई के साथ खड़ी है और उसकी हुकूमत को हिलाने के लिए तैयार नहीं है, तो टी कुछ भी नहीं कर सकती। नहीं, हमारा बड़ा सिंपल रूल है जी, हमारा बड़ा सिंपल रूल है मतलब कि पीडीएम तो नाकाम हो गया। हमने इनका तकिया टी पे है। किसी और इशू के पे बगैर मदद लिए पाकिस्तान के अवाम को इंतखाबात तक लेकर जाना है। ठीक है, और वही हमारा मकसद है, पार्टी नून की क़यादत में मुत्तहिद। चले जनाब पीडीएम को छोड़ दें, जब आइंदा से हम टी की बात किया करेंगे। कादर मंदो खेल साहब, ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब बजट सेशन से पहले कौमी असम्बली में सारी अपोजिशन को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ख्याल में क्या उनकी ये कोशिश ठीक है और अपोजिशन को बजट सेशन में एक जॉइंट स्ट्रेटजी इख्तियार करनी चाहिए? बहुत शुक्रिया अमीर साहब, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं उससे तो नहीं लग रहा है कि बजट सेशन में हम इनके साथ होंगे। उसकी वजह ये है कि पीडीएम बनी, बिलावल साहब ने एक प्रपोज़ल दिया बनी। अब पीडीएम बन गई है सियासी जमातों का इत्तेहाद। ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो नहीं बनी है कि आप अपने मुलाजमीन को, यानी शोकाज भी किस ज़रिए दे रहे हैं? अपने मुलाजिम के ज़रिए दे रहे हैं, जिसकी अपनी मुलाजिम ज़्यादा उसकी पोजीशन नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताओ, फिर उसके बाद जो अभी गुफ्तगू जो कर रहे हैं बाद में शायद खाकान अब्बासी साहब, क्या ये पीडीएम को मुत्तहिद करने की गुफ्तगू है? पहली बात तो आप ये बताओ कि आप शोकाज देख किसको रहे हो? आप अपनी पोजीशन देख लो, फिर बिलावल साहब का देख लो, उसके बाद भी तजिया करो। अच्छा, फिर उसके बाद आ गए शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने फिर एक नया जो ना वो अरबा इस्तेमाल करने की कोशिश की कि शायद इस तरीके से, भाई आप क्या समझ रहे हो? वो बड़ी पार्टी का सरबराह है बिलावल साहब, आप इस तरीके से अपनी मुलाजमीन के ज़रिए आप नोटिस भेजते हो और फिर जाके उसको दावत देते हो, फिर जवाब मिल गया। उसके बाद क्या कहा? उसके बाद भी उन्होंने कहा अब मुझे बताओ माफ़ी मांगने के। मैं देखिए शहबाज साहब की दावत पे फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, शहरी रहमान साहबा, ये क्यों चले गए उनकी दावत पे? देखो वो यूं चले गए कि जब उसने दावत दे दी है तो चलो देख ले, बिलावल साहब तो नहीं गए, नजरदारी साहब गए। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी से कंधा मांग रहे। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, पंजाब में ये अभी तरीन साहब की इतनी सारी 40 MP MNA चले गए, ये उनको सपोर्ट करे, काफिली को साथ ले ले जो पहले भी इनके साथ थे, ये 2 मिनट में अदम एतमाद आ जाएगा। जब पहली मीटिंग पीडीएम की हुई है उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने यह कहा कि आप सब इस्तीफे मौलाना साहब को दे दे और जाके स्पीकर को जमा कर दे। तो उस वक्त बिलावल साहब ने यह कहा कि इस्तीफे आपको देते आप आ जाओ। ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है, कि आप दूसरी मरतबा में एज ए कानून के तालिब इल्म के आर्टिकल 25 बड़ा क्लियर है, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक बकरी साइकिल चोर तो जेलों में सड़ रहे और एक पाकिस्तान का अगर वज़ीर-ए-आज़म रहा है या पार्टी का सरबराह है वो 2 मरतबा अदालत से सजा होने के बाद वो बाहर चले जाते हैं। मेरा तो सवाल अदलिया से भी है, मैं ये सवाल उठाता रहूँगा, मैं अदलिया से भी ये सवाल करूँगा कि आप खुद सोचे कि ये आपका कानून है, एक तरफ मुशर्रफ गया हुआ है, एक तरफ ये लोग गए और इस तरफ, और फिर पीपल्स पार्टी का कंधा इस्तेमाल कर। हम हरगिज़ उनको कंधा नहीं देंगे। हमारा सख्त में कि सबसे पहले ये माफ़ी मांगेंगे कि इसने अपने मुलाजिम के जरिए जो नोटिस दिया, सबसे पहले उसमें माफ़ी मांगे। आपका तो काम हो गया। अच्छा, अब इसमें मेरे ख्याल में बहस की गुंजाइश खत्म हो गई है, पीडीएम कोई इकट्ठी नहीं हो रही। लेकिन बात यह है कि पीडीएम एक ही जगह जाके इकट्ठी होगी, जो इनकी जो जहाँ पे इन्होंने जाना चाहिए इनको वहाँ पे जाके ये इकट्ठे होंगे। देखिए मामला ये है कि पीडीएम ने क्या इकट्ठे होना है, पीडीएम तो एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रही है। और जो पीडीएम की हालत हुई है, जिस किस्म की शराइत एक दूसरे पे रखेंगे, एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रहे हैं, एक दूसरे से माफिया मंगवाना चाह रहे हैं, एक दूसरे से जो है वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वो आपके सामने है सारी सूरत हाल। अच्छा, अब एक और आप ये देखें कि इनकी हालत इतनी पतली हो गई है कि ये कह रहे हैं कि सिर्फ तरीन साहब की सलाहियत है हुकूमत को गिरा सके। तो जो आपने बड़े बड़े दावे किए थे वो ना करते ना। अच्छा, वैसे खुर्रम साहब ये सवाल बनता है कि आपकी पीपल्स पार्टी के साथ जो इख्तलाफात हुए जी, इस्तीफे देने हैं मिल के, अब इस्तीफों की कोई बात ही नहीं कर रहा और जो है ना वो कहानी दूसरी तरफ चली गई है और बजट सेशन की तैयारी हो रही है कि जो बजट सेशन में मिल के चलना है, तो बजट सेशन में तो आपको चाहिए आप इस्तीफे दे दें। सब मकसद हमारा लिखा हुआ है पीडीएम के एलामिये में जो 20 सितंबर 2020 को इशू किया गया था। ठीक है, उस एलामिये में जो हमारा पहला हदफ है कि पाकिस्तान की सियासत को, पार्लियामान को, इंतखाबात को गैर आइनी मुदाखलत, जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट भी कह सकते हैं, उससे पाक करना है। अगर इस अज़म के रस्ते में जिस मिनट हमें ये महसूस हुआ कि हमारे इस्तीफ़े देने से ये अज़म करीब तर हो जाएगा, हम इस्तीफ़े दे देंगे। इसमें अच्छा। इसमें कोई
इबाम नहीं है। ठीक है, सिर्फ इस्तीफे देना मकसद नहीं है, मकसद तो उस अदम तक पहुंचना है कि क्या हम पाकिस्तान की जो जमहूरियत है, पाकिस्तान में आइन की अमलदारी है, उस तक पहुंच सकते हैं नहीं। दूसरी बात यह है, मैं वज़ीर दाखिला से गुजारिश करूँगा कि वो अज़राह करम कोयटा सरीना पे इतना बड़ा धमाका हुआ दहशतगर्दी का, उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, उसका ख्याल उसका जो है वो सद्देबाब करें, बजाय ये कि आके हर रोज आके अच्छा, आज जो है ये सियासी बयान आज उन्होंने एक बयान दिया है, एक और भी बयान दिया है, जो एक सहाफ़ी यहाँ सतूर उन पर हमला हुआ है, उस हवाले से उन्होंने क्या कहा, जरा सुने। असद, इब्सार, ये सारे लोग असद के केस में हम करीब हैं, शायद इस हफ्ते के अंदर अंदर उसके किसी नतीजे पे पहुंच जाएं। और बाकी ये ऐसे लोग हैं जो हुकूमत की बदनामी का बायस बनते हैं और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। अच्छा फ़ारूक हबीब साहब, आज यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, अटैक्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट कैन नेवर बी टॉलरेटेड। डॉक्टर शीरी मजारी साहब ने उस पर कहा, एब्सोल्युटली एग्री, आवर गवर्नमेंट हैज़ टेकन सीरियस नोट ऑफ द अटैक ऑन जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान एंड पुलिस हैज़ बीन आस्क्ड टू इन्वेस्टिगेट थॉरोली, रजिस्टर्ड एफआईआर एंड एक्ट। एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन उस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। ये बताएं कि आपके दौर में ये जो सहाफ़ियों पे हमले हैं बढ़ गए हैं, और फ्रीडम नेटवर्क ने कहा इस्लामाबाद सहाफ़ियों के लिए पाकिस्तान का सबसे ख़तरनाक तरीन शहर है, ये सूरत हाल क्यों आउट ऑफ कंट्रोल है? नहीं, देखिए बात यह है कि जो तो ये असद तूर वाला मामला है, इसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो गई है, सीसीटीवी फुटेज भी है, और जिस तरह वज़ीर दाखिला ने भी बात की, पुलिस को बिल्कुल इसके ऊपर अपनी ज़िम्मेदारी से काम कर रही है, और वो लोग भी जो है वो गिरफ़्तार हो जाएंगे और उनको कैफ़रे करदार तक पहुँचाएंगे। बुनियादी मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ ये है कि हम जो है वो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल लेकर आ रहे हैं। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल में मीडिया प्रोफेशनल्स भी शामिल हैं, जिसमें उनका तहफ़्फ़ुज़ को मेक श्योर करना है, उनके एहतिसाल से उनको बचाना है, और उसमें आपके इल्म में है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो कमीशन है, जिस कमीशन में जो है वो सहाफ़ियों की नुमाइंदगी उनको भी दी गई है, सहाफ़ियों की तंजीम को भी नुमाइंदगी दी गई है। और मैं समझता हूँ कि इस बिल को तमाम सहाफ़ी बरादरी की तरफ से अप्रीशिएट किया गया है, और इसमें सहाफ़ियों की इनपुट शामिल है इस बिल को बनाते वक्त। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो मौजूदा हुकूमत का कारनामा है, और इससे इसकी अमलदारी जब कायम होगी तो इससे रुकेगा। अब मुझे आप ये बताएं कि सहाफ़ियों के लिए कोई फोरम है जहाँ पर वो चले जाएं, जो अपना कमीशन होगा वहाँ पर वो जाएंगे। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल इसी तरीके से हमने आगे इर्तका के मनाजिल जो है वो तय कर जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल, बिल्कुल उस पर शीरी मजारी साहब, फवाद चौधरी साहब, आप सब की बड़ी उस पर कंट्रीब्यूशन है, सहाफ़ी तंजीमों ने भी उस पर काफ़ी ताउन किया है, पूरे कैबिनेट ने उसे पास किया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कमीशन भी बड़ी अच्छी, वो ठीक है। लेकिन ये जो उसके साथ ही साथ पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021 लेके आ रहे हैं, और इसमें मीडिया कोर्ट्स बना रहे हैं, ट्रिब्यूनल्स बना रहे हैं। ये तो ऐसे लगता है कि एक तरफ जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल और दूसरी तरफ मीडिया ट्रिब्यूनल्स। नहीं, ये तो आपको भिजवाया इस वजह से गया है कि आप इसके अंदर इसको पढ़ें, और पढ़ के जो है इसके ऊपर अपनी जो फीडबैक है, इसमें अपनी अमेंडमेंट्स हैं वो आप दें। अच्छा चले, इसको तो हम जो है वो कोई किसी के ऊपर इन्फोर्स नहीं कर रहे। जिस तरह पहले हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया, उनकी इनपुट ली, एक इंक्लूसिव अप्रोच के साथ चीज़ों को लेके गए, देखा आपने सबने अप्रिशिएट किया। इस पे भी हम आपको साथ लेके चलना चाहते हैं। चले, हम चाहते हैं कि आप हमें भी साथ लेके चले, अपोजिशन को भी साथ लेके यकीनन देखें, वो तो पार्लियामान में आएगी। आपको मैं एक मिनट 2-3 पॉइंट्स बता दूं। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021 जो है, इसमें पीएमडी का सरबराह जो है वो ग्रेड 21 या 22 का अफसर होगा। इसके तहत मीडिया कंप्लेंट्स काउंसिल्स कायम की जाएंगी, मीडिया ट्रिब्यूनल्स कायम किए जाएंगे। ये ट्रिब्यूनल्स तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर सकेंगे, और ये मीडिया ट्रिब्यूनल्स 3 साल कैद और 225 मिलियन रुपए का जुर्माना भी कर सकेंगे, और ट्रिब्यूनल्स के फैसलों पर अपील हाई कोर्ट में नहीं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होगी। ये मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो मीडिया ट्रिब्यूनल्स की जो तजवीज़ है, ये 1992 में जो नवाज शरीफ साहब की पहली हुकूमत थी और वो शेख रशीद साहब वज़ीर इत्तलात थे, उस वक्त भी आई थी। और आज मैंने जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साहिबा हैं उनको याद दिलाया, तो उन्होंने कहा हमारे पास वो ड्राफ्ट भी मौजूद है। तो जो काम आपने शुरू करने की कोशिश की, आपसे नहीं हुआ, वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर तो आप इनसे ताउन नहीं करेंगे ना? जिस्म पर कैद है, जज्बात पे जंजीरें हैं, फ़िक्र महबूस है, गुफ्तार पे ताज़ीरें हैं, अपनी हिम्मत हम फिर भी जिए जाते हैं। मतीउल्लाह अगवा हो गया, जी रहा है, अबसार को गोली मारी। और मैं हैरान हूँ कि मैं खुलकर कहूँगा कि हुक्मरान पार्टी का जो सोशल मीडिया था, उन्होंने शक किया कि ये खुद गोली मरवाई है, ये तो हंस रहा है, ये तो वो है। तो पाकिस्तान में जब तक जिस्म छलनी नहीं होगा तब तक आप माने नहीं कि किसी को गोली लगी है।
और अभी जो है वो असद तूर को उसकी कोनी तोड़ी है, उसको बांध के मारा है, ठीक है। और जिस पुलिस को कहते थे, वो भी याद करा दूं, इनके दौर में ताहिर दावर को इस्लामाबाद के वत्स से अगवा करके उसकी लाश अफगानिस्तान से मिली थी। कौन जिम्मेदार है? किसी एक शख्स को तो पकड़ते आप नहीं। सारी बातें सही कर रहे हैं, लेकिन आपकी दौर में अहमद नूरानी को इस्लामाबाद में मारा गया, वजीर दाखिला थे हसन इकबाल साहब, FIR दर्ज हुई, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ कुछ। तो डैनियल पर्ल का वो डैनियल पर्ल तो बहुत पुरानी बात है, नहीं, वो पुरानी बात हो गई ना सर, वो आपकी प्राइमरी स्कूल की बात है, बस कर दें, अब इतनी पीछे ना जाएं। बातें तो है ना, यहाँ पे तो अखबार जला दिए जाते थे। नजम सेठी साहब का क्या अशर नशर हुआ था? नजम सेठी साहब वाली बात, क्या अशर नशर हुआ था फ्राइडे टाइम्स का? किसी से नजम सेठी साहब को इन्होंने फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब भी बनाया। मेरी मुकम्मल होने दे, मेरी बात मुकम्मल होने दे। ये तो बात ये कि हमने हमारी जो कोताहियां थी, हमने उसका धोना धोया। 126 दिन गालियां सुनी अपने सामने, पार्लियामान के सामने, और किसी एक शख्स को तुमने हमसे बात किसी को गोली नहीं मरवाई, किसी की कोनी नहीं तोड़ी, किसी को अगवा नहीं किया। कमाल हो गया। शेर पढ़ा है ना इन्होंने, इनको एक शेर याद कर लेना चाहिए हर बात के ऊपर, हर मौका पे, कि यादें माजी अज़ाब है या रब, छीन ले मुझसे मेरा हाफ़ज़ा, छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा। अच्छा कादर मंदो खेल साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, ये जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021 का ड्राफ्ट है, ऑर्डिनेंस के जरिए क्यों ये काम हो रहा है? आज के दिन भी कौमी असम्बली का सेशन चल रहा है ना, आप मुझे बताओ, कानून क्लियरली जब सेशन चल रहा हो तो कोऑर्डिनेंस नहीं आ सकती है। ये सदर मुमलिकत साहब को बिठा के रखा है, उस बेचारे के सिवा ऑर्डिनेंस के दस्तखत को कोई काम नहीं है। 2400 के लगभग जो ना वो मुलाजमीन का वहाँ महल में बैठे हुए हैं। आपको याद है इमरान खान साहब कहते थे गवर्नर हाउस तोड़ दूंगा, प्राइम मिनिस्टर ख़त्म का, यूनिवर्सिटी बढ़ा दूंगा, पता नहीं क्या कहा कि इतना यू टर्न कि हमें खुद शर्म आती है उसको दोहराते हुए। सवाल ये, इन्होंने यही करना है, लेकिन इनको ये नहीं पता है, कि ऐसी कोशिश बहुत सारी हुक्मरानों ने की जो नाकाम हो गए। वकला, मैं बैसियत कानून के दायरे में वकला की तरफ से बात करूँ, पीपल्स पार्टी की तरफ से बात करूँ, ये इनकी हरबे सारे नाकाम होंगे। मैं आर्टिकल 19 को कहाँ ले जाऊँगा, आर्टिकल 25 को कहाँ ले जाऊँगा, ये सारी चीज़ें इनको पलट के इनके सामने आएंगी। ये हरबे इस्तेमाल करें कि किसी तरीके से मीडिया को बोल न ले, तो भाई सीधे से आया गोली मार दो, जान छूट जाएगी। नहीं, अल्लाह ना करे। हाँ, आप सीधे से आया गोली मार दो। अच्छा, वो गोली तो मारी है ना, अब सारा गोली तो मार, लेकिन आपने जिक्र किया अभी, मैं सिर्फ चाहता हूँ फर्क, मैं इरफान सिद्दीकी का भी जिक्र करना चाहता हूँ। उन्हें किस तरह उनके घर से पकड़ा गया, अजीब हरकतें, और जाके अदालत में जो उनके साथ क्या हाल किया। इतवार वाले दिन अदालत लगा के उनको रिलीज भी तो करवाया गया ना। पाकिस्तान जिंदाबाद, इतवार वाले दिन अदालत लगाई इमरान खान के दौर में। मीर साहब, मेरा सवाल ये है, मैं चाहे हमारी हुकूमत का भी याद, अहमद नूरानी को किसने पकड़ के, आपकी हुकूमत थी ना, आपको बताना चाहिए था, क्यों नहीं बताया आपने? यहां अभी इरफान सिद्दीकी को किसने पकड़ा, क्यों पकड़ा? मतीउल्लाह को किसने अगवा किया? अच्छा, हाँ जी, गोली किसने मारी अबसार? अच्छा चले, और अभी जो है असद तूर को 2 दिन पहले भी तो उसके मंदमल भी नहीं हुए, किसने किया ये काम? इसको ऑब्जेक्टिव उसको भी थोड़ा सा एक जुमला में और ऐड करूं। अभी डीजी खान में डाकू ने जो जुल्म की वीडियो आपके सामने आई, ये रियासत की मदीना की दावेदार है ये। अच्छा, इस पे जरा सुन लेते हैं, क्योंकि ये बार बार नाम आ रहे हैं कुछ। मतीउल्लाह जान साहब को पिछले साल अगवा किया गया था इस्लामाबाद से, उनसे पूछते हैं कि आपके केस का क्या बना। जी बताइए जी मतीउल्लाह जान साहब। तो मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए, मुल्ज़मान गिरफ़्तार होना तो दूर की बात, अभी तक तो मैं हैरान हूँ। इस्लामाबाद पुलिस जो है उस ज़रक़ खान नामी शख्स को ढूंढ रही है जिसका नाम लिया था उन अगवाकारों ने मुझे छोड़ते वक्त, जो ज़ाहिरी तौर पे एक बहाना था मुझे छोड़ने का कि आप वो नहीं हैं तो चलें हम आपको छोड़ रहे हैं। तो उस ज़रक़ खान के हवाले से नादरा से दत्थों के दत्थे रिकॉर्ड जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाते हैं और कहा जाता है कि पाकिस्तान में इतने हज़ार ज़रक़ खान हैं, उनके ये एड्रेसेस हैं, और इतना दत्था बना के उनके 12, 13, 14 हज़ार ज़रक़ खान की फ़ाइल बना के, और कहा जाता है कि पुलिस ने इतनी मेहनत की है। ये तो हमारी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का हाल है। दूसरी बात यह है कि जो JIT बनी थी, सिर्फ एक मीटिंग उसकी बहुत पहले कहीं हुई थी, वो मीटिंग में भी जिस किस्म की जो कार्रवाई हुई थी वो इंतहाई मशकूक थी। तो जो JIT थी जी मतीउल्लाह जान की, उसने कुछ नहीं किया। अब सार आलम साहब पर भी हमले को काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, अब सार आलम साहब से भी पूछ लेते हैं कि जी उनको इंसाफ मिलेगा, नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा? ताकतवर लोग होते हैं और फ़िरौन उनमें एक बहुत ताकतवर इंसान था जो इंसानी तारीख़ में हुआ है। उन सबको ये होता है कि हमारी मौजूदगी में इंसाफ वही होगा जो हम कहेंगे या जो हम चाहेंगे। लेकिन जिस तरह फ़िरौन गर्क हो गया था, इसी तरह जितने भी ताकतवर लोग हैं वो जो समझते हैं
कि वो इंसाफ का रास्ता रोक सकेंगे। यकीन कीजिए मीर साहब के इंसाफ एक दिन उनको भी पकड़ेगा, और वो चाहे इस दुनिया में हो चाहे अगले जहान में हो। मेरा इस पे ईमान है कि अगर वो इंसाफ से इस दुनिया में बच के किसी भी वजह से, तो अगले जहान में इंशाल्लाह नहीं बचेंगे। अच्छा, अब आपको ये भी ज़रा सुनवाते हैं कि असद तूर साहब का बार बार जिक्र हो रहा है। असद तूर साहब का क्या ख्याल है, उनको इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा? असद तूर साहब की बात भी सुन लें। शुक्रिया मीर साहब अपने शो में लेने का। लेकिन अगर आप कहें पुलिस की कारकर्दगी या मुल्ज़मान की गिरफ्तारी, तो मुल्ज़मान तो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। हुकूमत ने एक फवाद चौधरी साहब ने जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन नोटिस लेके एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई थी, लेकिन आज तीसरा दिन है, मुझसे अभी तक किसी ने रब्ता नहीं किया उनमें से। कोई मुझे अपडेट नहीं दी कि मेरी वो किस किस्म की पेशरफ्त कर रहे हैं मेरी मामले की तफ्तीश में। जहाँ तक पुलिस की कारकर्दगी, और एक और पहलू जो है वो ये है कि जो मेरी FIR की जो दरख्वास्त थी, पुलिस ने उसके मुकाबले में जो दफ़ात लगाई वो बहुत ही होम्योपैथिक थी, और वो ऐसे जैसे कोई चोरी का मेरे साथ छोटा मोटा वाक़या हुआ है। और जिस पर जो पाकिस्तान बार कौंसिल की जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी है, उन्होंने उस FIR के दफ़ात पर एतराज़ किया कि ये FIR का जो कंटेंट है वो क्या है, और आपने दफ़ात जो लगाई हैं वो क्या है। और उस पर जो जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी की तरफ से हैदर इम्तियाज़, उस्मान वड़ाइच और ईमान मज़ारी, इन्होंने एतराज़ किया था। और उसके बाद SP ने इनको यकीन दहानी करवाई थी कि हम एक सप्लीमेंट्री उसमें वो दरख्वास्त में हम वो दफ़ात शामिल कर देंगे जो इस FIR की बनती हैं। और बाद में कल मेरा जब वो दोबारा मुझे पिम्स हॉस्पिटल में बुलाया गया, और उन्होंने फिर मेरी दफ़ात का वहाँ पे फैसला करना था, तो वहाँ पे फिर वो डॉक्टर बड़े परेशान थे कि, और जो पुलिस वाले थे वो भी परेशान थे कि ज़ाहिरी बात है उनको आइडिया था कि ये FIR जिस किस्म की है, तो शायद उनको लगता था कि हम भी मुश्किलात में पड़ सकते हैं। तो मुझे कोई उनके उससे कोई रद्द-ए-अमल से ऐसा नहीं लगा कि वो इस मामले की कोई तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुँचा पाएंगे। इंसाफ की मीर साहब उम्मीद सच बताऊँ मुझे नहीं है। ये एक बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात है कि विक्टिम्स को इंसाफ की उम्मीद नहीं है। इस पे फ़ारूक साहब आपसे बात करते हैं वक्फे के बाद। फ़ारूक हबीब साहब, ये पॉसिबल है कि ये जो मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं सहाफ़ियों पर हमलों के, अगवा के, फैसला नहीं हो रहा, को पार्लिमानी कमेटी बना दी जाए इसकी तहकीकात? देखिए पार्लिमानी कमेटी तो बनेगी, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि ये जो बिल है अभी ये जो हमारी पार्लिमानी कमेटी के सामने पेंडिंग पड़ा है, वहाँ से जैसे ये बिल निकलेगा और पार्लिमान इसको यकीनन पूरा ऐवान इसको पास करेगा, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल, और फिर इसमें कमीशन मौजूद है, हाँ। आपका अपना फोरम मौजूद है। अभी जो है वो आपको किसी और सिस्टम के तहत चलना पड़ता है। डायरेक्टली केसेस यहाँ पर आ सकते हैं, एम्पावर्ड है इस कमीशन के ज़रिए आप इन तमाम केसेस को टेकअप करके मंतकी अंजाम तक पहुँचा सकते हैं। चाहे वो असद तूर है, ये बाकी जिन साफ़ियों का आपने नाम लिया है, अहमद नूरानी है, अजीज़ मेमन सिंध के अंदर आपको पता है कि उनको कत्ल कर दिया गया था, और वहाँ पर जो मामला सामने आए थे कि वहाँ पर जो लोकल मामला को अजय ललवानी, और इसके अलावा बेशुमार हैं, बेशुमार लोग हैं जिनके साथ ये मामला हुआ है, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो टेकअप भी हो सकती हैं और उनका तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सकता है। ये बिल लाने की वजह ये हुकूमत इस हवाले से जो है वो संजीदा है और सिद्के दिल से जो है वो काम करना चाहती है। खुर्रम साहब, इस मसले पे हुकूमत और अपोजिशन में कोई लड़ाई तो नहीं होगी इस बिल पे? लड़ाई नहीं होगी, लेकिन इनका तरीक़ेकार बड़ा दिलचस्प है। कमीशन बनाई जाओ, गोलियां मरवाई जाओ, ये बड़ा अच्छा है कि भाई आपने चीनी पे भी कमीशन बनाए, चीनी की कीमत ₹1 कम नहीं हुई, वो 110 115 ही बिकेगी। कोई आज तक कोई जेल में नहीं गया, कोई पकड़ा नहीं गया, तो ये भी कम है। ये जो आप देखें ना, ये जो आज ऑर्डिनेंस जो अब मीडिया के में सर्कुलेट कर रहा है, अब उसे क्या कहें? आप उसे यही कहेंगे ना कि ये पाक मीडिया डिस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस है, कि आपने ट्रिब्यूनल बना दिए हैं जिसके ज़रिए आप पहले ही आपने मीडिया की गर्दन मरोड़ी हुई है, अब बाकायदा कानून के ज़रिए ट्रिब्यूनल बनाकर आप उसकी मज़ीद गर्दन मरोड़ेंगे। ऑलरेडी इस हुकूमत का रिकॉर्ड इस मामले में बहुत डार्क है। देखिए, बहुत सारे जो जर्नलिस्ट थे, जो आज़ाद सोच के थे, जो जमहूरियत की बात करते थे, नुसरत जावेद, तलत हुसैन, मुर्तज़ा सोलंकी, मतीउल्लाह जानवी, अबसार भी, इनको बंद कर दिया गया मीडिया पे। यानी ये अब किसी जगह पर किसी भी टीवी स्क्रीन पर नमूदार होना मना है इनका। ये कोई एडवाइस नहीं दे सकते टीवी पे। क्यों? क्योंकि ये नापसंद है, नहीं अच्छे लगते। तो आप जितने मर्जी ये प्रोटेक्शन बिल बना लें, बड़ी खुशी की बात है, हम भी सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है
कि जर्नलिस्ट को सपोर्ट करना जो है वो अहम है। सिंध असेंबली में भी आ रहा है, वैसे मैं बता दूं, नहीं, आना चाहिए, लेकिन इशू ये है कि प्लीज मेरी एक गुजारिश होगी हुकूमत से, किसी एक केस को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा दें। पिक पक अबसार साहब को गोली लगी, अबसार आलम को, वो केस पकड़ लें। ये अभी अतूर वाला मामला हुआ है, इसको पकड़ लें। और इसमें जो लोग सोशल मीडिया पे इल्जामात लगा रहे हैं ये ड्रामा है या कोई और इशू है, वो अगर ये तो इतने शोर हैं तो वो सबूत पेश कर दें और पुलिस और एजेंसीज मिलकर मुल्जमान को पेश कर देना, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मरियम नवाज को मरना पड़ा लोगों को कन्विंस करने के लिए। मरियम नवाज नहीं, कुलसूम नवाज को मरना पड़ा कि जी जो हैं वो ये क्या ये तरीक़ेकार। अच्छा, एक और भी बड़ा इशू है, वो उस पर भी आज शेख रशीद साहब ने कहा है कि उस पर भी एक बिल जो है वो आ रहा है। कादर मंदोखेल साहब, जो लापता अफराद का इशू है, इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस, अब तो इस सिंध में भी बहुत बड़ा मसला हो गया और यूनाइटेड नेशंस ने एक हाल ही में पाकिस्तान को ये तहरीरी तौर पे कहा है कि ये बड़ा अहम इशू है और सिंध में जबरी गुमशुदगियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो इस पर जबरी गुमशुदगियों को रोकने का जो कानून है, इस पर भी हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पे होंगे। मीर साहब, इसके अलावा मैं एक वेलफेयर अदारा चला रहा हूँ और मिसिंग पर्सन के लातादाद केसेस मेरे पास है पिछले 27-28 साल से। अच्छा। और वहाँ बड़ा ज़बरदस्त बेंच बना हुआ है के आगा साहब की सरबराही में, कोई रियायत कोई चीज़ नहीं है। आज के दिन के भी देख ले, उन्होंने काफ़ी डिफेंस सेक्रेटरी को भी बुलाया है, इधर उधर करे, तो वो काम करे ही ऑलरेडी। लेकिन मैं इसके हक़ में हूँ कि ये नहीं होना चाहिए और मैं पहले ही मुख्तलिफ सेमिनार के ज़रिए सजेशन दे चुका हूँ कि अगर किसी आदमी के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम है तो आप कोर्ट में पेश कर दें। और फिर पाकिस्तान में एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। मीर साहब, कुछ नहीं पता कि मेरे ख़िलाफ़ आपके ख़िलाफ़ पाकिस्तान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने FIR है। ये चीज़ें सेंट्रलाइज होना चाहिए ताकि एक शख्स को पता हो। इस तरह भी बड़े वाक़यात होते हैं। फिर उसके बाद ये जो लोग उठाए जाते हैं, उसके बाद 10 फाइलें उसकी खुल जाती है, पहले नहीं पकड़ा जाते हैं। तो ये ख़त्म होना चाहिए। हम 2021 में बैठे हुए और ह्यूमन राइट्स एक्ट बिल जो जरदारी साहब उस वक्त लाए थे पाकिस्तान की तारीख में पहले, और मुझे खुशी, मतलब मुझे सबसे पहले अवार्ड इसी बात का मिला है कि ह्यूमन राइट्स का पहला अवार्ड इस बेस पे। हम तो इस इशू पे काम करें और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी इसके ऊपर काम करेगी, चाहे जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन हो, चाहे ये मिसिंग पर्सन के हवाले से हो, चाहे ख़वातीन के। मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा कानून साजी अगर पाकिस्तान में भी है तो आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में और सिंध हुकूमत ने की, ये आपके सामने। अच्छा फ़रक हबीब साहब, ये जो इश्यूज़ हैं इस पर हुकूमत और अपोजिशन अगर एक हो जाए, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल है, इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस का जो बिल है, और लग रहा है कि इकट्ठे होंगे, मसला हल हो जाएगा, फिर उसके बाद पाकिस्तान में ये लापता अफराद का इशू ख़त्म हो जाएगा। देखिए, यकीनन ये इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस का जो बिल है, ये इसके ऊपर हुकूमत ने, हमारी जो वजारत कानून के तहत जो कमेटी बनी हुई है उसने भी इसको पास किया, फिर काबीना के सामने आया, काबीना ने भी इसको पास किया, अब ये पार्लियामेंट के सामने ले होने जा रहा है। अल्टीमेटली पार्लियामेंट का काम क्या है? काम तो कानून साजी है ना। अगर पहले किसी हुकूमत को ये तौफीक नहीं हुई, लापता अफराद का मसला तो हर हुकूमत के दौर में रहा है। कौन सा लीडर है जो जाके उनके कैंप्स पे जाके उनके साथ इज़हार यकजहती नहीं करता? आपको मैंने पहली दफा वही देखा था, वहीं पे मुलाकात हुई थी, इमरान खान साहब के साथ आए थे। तो अब मामला ये हल क्या है? हल बता दे। मामला ये है कि इनके हवाले से बाकायदा तौर पे जब कानून साजी हो जाएगी तो एक स्पेसिफिक कवानीन मौजूद होंगे, फिर उनकी अमलदारी है, फिर उनकी इन्फोर्समेंट है, और वो वक्त की हुकूमत का काम है, वो हम करवाएंगे, अल्टीमेटली करवाएंगे। लेकिन अप्रूव किसकी सपोर्ट से होना है? वो पार्लिमान की सपोर्ट के ज़रिए होना। और मैं समझता हूँ कि पार्लिमान का जो किरदार है इन तमाम मामलात के हवाले से, ये कौमी अहमियत के हामिल मामलात हैं। ठीक है, ये जो हमारे ये डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जो कि मुतासरीन हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ का ये मामला है, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, चाहे लापता अफराद हैं। इसके ऊपर तो मैं समझता हूँ किसी किस्म की ना कोई पॉइंट स्कोरिंग होनी चाहिए। नहीं मीर साहब, एक सवाल है मेरा, ये जो मिसिंग पर्सन के हवाले से बिल ला रहे हैं, ये क्या ला रहे हैं? 2-4 पॉइंट तो बता दे, हम भी तो समझ ले कौन सा बिल ला रहे हैं। मैं तो सेंट्रलाइज सिस्टम मांग रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में। अगर सेंट्रलाइज सिस्टम आपका FIR को तो ये खत्म हो जाएगा। देखें, ये तमाम चीज़ें, फिर मैं कह रहा हूँ कि ये वो बिल्स हैं जिन बिल्स को हम किसी डंडे के जोर के ऊपर पास नहीं करवाना चाहते। ये पार्लियामान में एक बात मैं बता और अब आप पार्लियामेंट में आ चुके हैं और आपकी बिल्कुल उसके अंदर राय शामिल होगी कि ये डॉक्टर शीरी मदारी साहबा जो हैं, इन्होंने ये जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल है और इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस का जो बिल है, ये कई महीने पहले भेजा था लॉ मिनिस्ट्री को। लॉ मिनिस्ट्री ने इसको पास नहीं किया। ये फिर प्राइम मिनिस्टर को कह के उन्होंने पहले जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल निकलवाया और फिर ये निकलवाया। इससे आप अंदाजा लगा लें, इतना आसान नहीं था। लेकिन ये क्रेडिट दें इनको आप। नहीं, ये कैसे? दो बिल आ रहे हैं। मैं बिल्कुल क्रेडिट दूंगा। अगर जो DG खान की जिसकी आज काट रहे डाकुओं की से, उसके खिलाफ वो आवाज उठा देते, उसके खिलाफ आवाज उठाए तो बताएं। DG खान में डाकुओं को भी रोकें,
वहां पर भी बख्तरबंद गाड़ियां भेजे, वहां पर भी रेंजर्स का सब ऑपरेशन जगहों पे कराएं। और बयान दे जाएंगे, शीरीज ईमान भी मजारी जाएंगे, साहबा, सिंध में भी बयान दे वहां जाएंगे। पे। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। आप जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे ताकतवर लोग हैं जो ये कहा करते थे कि जो मसला कश्मीर है ये अब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में हल नहीं हो सकता, और इसको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में हल करने की बात करना जो है ये आप एक रवायती सी बात कर रहे हैं, कोई नई बात किया करें। लेकिन आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट वॉल्कन बुज़कर ने जो आज पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो गुफ्तगू की है, उसके बाद तो अब जो पाकिस्तान के आम लोगों का मौक़िफ़ है, जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट का मौक़िफ़ है, उस पर तस्दीक की मोहर सब्त हो गया। सुने आज उन्होंने क्या कहा है। Excellencies, ladies and gentlemen, I am also aware of the situation in Jammu and Kashmir. I am aware how an ordinary Pakistani must feel about Jammu and Kashmir when they feel so strongly about Palestine. Jammu and Kashmir is just miles away from here. There is a little doubt in my mind that peace, stability and prosperity in the South Asian region hinges on normalization of relations between Pakistan and India. This in turn is subject to the two countries finding a resolution of the Jammu-Kashmir dispute. Throughout my term, and consistent with the UN policy and applicable UN Security Council resolutions, I have encouraged all parties to refrain from changing the status of the disputed territory. This dispute is as old as Palestine. As President of the General Assembly, I call upon India and Pakistan to pursue the path to peaceful resolution of the dispute. तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो कश्मीर पे रेजोल्यूशंस हैं उनको प्रेसिडेंट जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन पर जो यूएन की रेजोल्यूशंस हैं उनसे बिल्कुल तशबीह दे दिया। मैंने इस पे आपसे कोई सवाल नहीं करना, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर आपको बात अच्छी लगी है तो आज हुकूमत और अपोजिशन मिलकर मिस्टर वॉल्कन बुज़कर को खराज तहसीन तो पेश करें। देखें यकीनन हमारे मेहमान भी हैं, और आपने देखें इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया इजलास बुलाने के हवाले से भी, जो पैलेस्टाइन के ऊपर, और पाकिस्तान का आपको पता है उसमें बड़ा एक लीडिंग रोल रहा पाकिस्तान का, टर्की का, इवन हमारे अरब कंट्रीज़ का। और जो पैलेस्टाइन के अंदर आपने देखा, फ़लस्तीन के अंदर सीज़ फायर का भी जो मामला हुआ, उसके साथ साथ आज इनका पाकिस्तान आना, और अभी आप वहीं से आ रहे हैं प्रेसिडेंट हाउस से। उसी बिल्कुल आज प्रेसिडेंट हाउस में, बल्कि फ़ॉरेन ऑफिस में भी इनके साथ ही थे। आप ये देखें कि वहाँ पर फ़लस्तीन का सीज़ फायर होता है, इनका किरदार होता है, वहीं से पाकिस्तान की दावत के ऊपर जो है वो सीधा पाकिस्तान आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर आकर कश्मीर की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो है वो कश्मीर का मामला भी जो है वो नए अंदाज से, पुरजोर अंदाज से जो है वो उठने वाला है। खुर्रम साहब, आप एग्री करते हैं फ़ारूक साहब से? जी, मैं एग्री करता हूँ। वॉल्कान बुज़कर जो हैं उनका ताल्लुक तुर्की से है, और तुर्की चूँकि पाकिस्तान का एक बहुत करीब तरीन दोस्तों में उसका शुमार होता है, मुसलमान मुल्क है, उनकी हमारे साथ एक जज्बाती वाबस्तगी है। जो अहम बात की है वो हमें भी याद करनी चाहिए, हुकूमत को भी याद करनी चाहिए कि कश्मीर और फ़लस्तीन में जो असल कदर मुश्तरक है वो ये है कि इन दोनों जगहों पर एक गासिब रियासत का गैर कानूनी कब्ज़ा है। द इलीगल ऑक्यूपेशन इज़ द पॉइंट। तो लिहाजा हमारा जितना भी केस है, बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा, वो पैरेलल है कि कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तान काबिज है और फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल काबिज है। बिल्कुल ठीक है। और इसी के ऊपर हमें अपना केस लड़ना। आप एग्री करते हैं जी इस बात से? मैं सबसे पहले तो खराज तहसीन पेश करूँगा सदर अक़वाम मुत्तहिदा को कि सालिस खुद फरीक के घर है, क्या आ जाओ अपना मसला लेके आओ। तो ये तो सवालिया निशान है मौजूदा हुकूमत के लिए, जो 370 के वक्त या मोदी के लिए दुआएं मांग रहे थे, आज अक़वाम मुत्तहिदा खुद चल के आए, आ जाओ भाई। चले हम आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर वॉल्कन बुज़कर को खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि जो उन्होंने आज बात किया है, उन्होंने फ़लस्तीन को और कश्मीर को एक इशू बना के पेश किया है। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पॉलिसी की जो है उन्होंने तायद किया है, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिसी किया है, उन्होंने नवाज शरीफ की पॉलिसी की तायद किया है, उन्होंने इमरान खान की पॉलिसी की तायद किया है। तो सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन कायद-ए-आज़म से लेके और आज की हुकूमत तक जितनी भी हुकूमतें हैं उनकी पॉलिसीज़ की आज वॉल्कन बुज़कर ने
तायद भी कर दिया है, सपोर्ट भी कर दिया है। मसला कश्मीर जिंदा है, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादें कहीं नहीं जा रही, ये कायम रहेंगी। मसला कश्मीर का हल होना बहुत ज़रूरी है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।